हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए रामबाण वाली क्लास है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दूसरा मॉक टेस्ट यहां पर लगाने वाले हैं। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो सारी क्लासेस को नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी के अंदर। 100% आपकी परीक्षा में आपको हूबहू सवाल यहां से देखने को मिलने वाले हैं। हम दोस्तों डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे जिसके अंदर आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और दोस्तों जितना भी दोस्तों जीके का पोर्शन है सारा कवर होता चला जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चुना गया है, लियोनेल मेसी को चुना गया है, कार्लोस अल्कराज को चुना गया है कि नोवाक जोकोविक को चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें जो एथलीट ऑफ द ईयर 2023 ये किसको चुना गया, ये चुना गया आपके लियोनेल मेसी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। जितने भी ऑप्शन से सवाल बनते हैं वो भी मैं आपको नोट कराते चलूंगा। दोस्तों आपको याद होगा नोवाक जोकोविक, इन्होंने दोस्तों 2023 में कौन कौन से खिताब जो जीते हैं। तो आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन कौन सा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना था, नोवाक जोकोविक। और दोस्तों फ्रेंच ओपन ये किसने जीता था, ये भी दोस्तों नोवाक जोकोविक ने जीता था। और दोस्तों आपका यूएस ओपन, कौन सा, यूएस ओपन, ये तीनों दोस्तों किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविक ने जीते हैं। और ये दोस्तों कार्लोस अल्कराज इनने जीता विंबलडन ओपन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है विंबलडन ओपन है टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये विंबलडन ओपन, और किसका खिताब किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन 5 सवालों को आप नोट करके रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूनेस्को की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किस नृत्य को शामिल किया गया। स्टार लगाएगा, करंट अफेयर का लल्लन टॉप क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। दोस्तों आपको बता दें जो यूनेस्को की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में किसको शामिल किया गया है, गुजरात का दोस्तों नृत्य है गरबा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गरबा कहाँ का है, गुजरात का। अब दोस्तों आपसे यहाँ से सवाल क्या पूछ सकता है, तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि कितनी दोस्तों सांस्कृतिक विरासत स्थल हो चुकी हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है 15 हो चुकी हैं। 14वीं दोस्तों कौन सी थी, दुर्गा पूजा। और दोस्तों कहाँ से संबंध रखती है, पश्चिम बंगाल से, याद रखिएगा। अब बताइएगा दोस्तों लावड़ी दोस्तों कहाँ का डांस है, ये दोस्तों महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। अब दोस्तों ये घूमर कहाँ का है, घूमर ये दोस्तों आपने सुना होगा राजस्थान आपका सही आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, सारे सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर से मिलता जुलता सवाल मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। भगवान शिव को समर्पित है, भगवान विष्णु को, भगवान कार्तिकेय को, भगवान इंद्र को। याद रखिएगा जो अंकोर वाट का मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आपका सही आंसर होगा भगवान विष्णु। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि दोस्तों 2023 में इसको 8वां अजूबा, विश्व का 8वां अजूबा किसको घोषित किया गया है, भारत विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है ये दोस्तों भगवान विष्णु के अंकोर वाट मंदिर को। और अंकोर वाट मंदिर कहां पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। तो आपसे सवाल कैसे पूछ सकता है कि अंकोर वाट का मंदिर कहां पर स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। भारत विश्व का 8वां अजूबा कौन बन चुका है, ये बन चुका है दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर। और अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। जितने डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डायमेंशन में आपको यहाँ पर नोट करा दे रहा हूँ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको प्राप्त हुआ। इस सवाल के ऊपर भी आप स्टार लगाएं। यहाँ पर दोस्तों आज मैंने 10 सवाल करंट अफेयर के लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। असगर वजाहत को मिला है, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, पुष्पा भारती को मिला है कि शरद पगारे को मिला है। दोस्तों आपको बता दें 33वां व्यास सम्मान 2023 ये मिला है पुष्पा भारती को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों किस लिए दिया गया ये भी आप नोट करें, यादें और यादें, ये दोस्तों इसलिए इनको दिया गया है पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान। अब दोस्तों मैं आपको 32वां बताता हूँ। 32वां किसको मिला था, ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था 32वां व्यास सम्मान।
32वें क्रम का किसको मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। और दोस्तों किस लिए दिया गया था? पागल खाने के लिए दिया गया था, पागल खाना के लिए दिया गया था। अब दोस्तों अब आपसे पूछे 31वां किसको मिला था? 31वां मिला था असगर बजाहत को। और 30वां किसको मिला था? 30वां मिला था शरद पगारे को। 30वां बता दिया मैंने आपको, 31वां बता दिया, 32वां बता दिया, 33वां बता दिया। आपसे जो सवाल पूछे उसका आंसर आप दे देंगे। अब दोस्तों आपको बता दें, ये जो व्यास सम्मान होता है इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी व्यास सम्मान की। और दोस्तों आपको बता दें इसके अंदर आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक ताम्र पत्र दिया जाता है। कितना? 5 लाख रुपए की आपको राशि प्रदान की जाती है और दोस्तों आपको एक ताम्र पत्र के रूप में एक दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है। और आपको बता दें बिरला फाउंडेशन इसके द्वारा दिया जाता है ये व्यास सम्मान। जितनी जानकारी हो सकती थी आपको दोस्तों मैंने नोट करा दी। और दोस्तों याद रखिएगा 1991 में पहली बार रामविलास शर्मा, कौन दोस्तों? रामविलास शर्मा, इनको मिला था पहला व्यास सम्मान। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाटो का दोस्तों 33वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। करंट अफेयर के जो 10 सवाल मैंने आज लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ? भारत, ब्राजील, लिथुआनिया, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों आपको बता दें जो 33वां नाटो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ है लिथुआनिया में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों नाटो की बात आई है तो नाटो का दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। NATO नाटो, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है, आप ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना हुई थी। और नाटो इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कहां पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। और इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नाटो में कितने मेंबर शामिल हैं? 31 मेंबर शामिल हैं नाटो के अंदर। अब एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा, जो नाटो का 31वां मेंबर, जो नवीनतम मेंबर बना है वो कौन बना है? वो बना है फिनलैंड। कौन बना है? फिनलैंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है नाटो से संबंधित है। और दोस्तों आपको बता दें नाटो की जो सामूहिक सुरक्षा की जो धारा होती है वो कौन सी धारा है? धारा 5। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि सामूहिक सुरक्षा की धारा होती क्या है? तो याद रखिएगा नाटो के जो 31 मेंबर शामिल हैं, 31 देश शामिल हैं, अगर इन 31 देशों में से किसी भी देश पर अगर आक्रमण होता है तो दोस्तों सामूहिक रूप से ये सारे देश उस देश की मदद करेंगे। तो ये दोस्तों ये होती है सामूहिक सुरक्षा की धारा। तो धारा 5 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। उम्मीद करता हूँ सारा मैटर आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भविष्य में SSC CGL, SSC CHSL, SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल या कोई सा भी वनडे एग्जाम है तो आपके लिए तैयार किए गए हैं SSC की परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई-नोट्स। इसके अंदर दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, GK और दोस्तों उससे संबंधित विविध प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें SSC की जितनी परीक्षाएं अभी तक कंडक्ट हुई हैं और उनमें जो सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। बच्चों की बहुत बड़ी टेंशन रहती है GK GS को लेकर कि आखिरकार GK GS में क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। दोस्तों आपको बता दें सूर्य के ऐसे मान के चलिएगा, सूर्य से नीचे जो पृथ्वी पर सब कुछ GK है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है और आप सब कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा मैटर जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाए और दोस्तों आपसे पूछा जाए वो मैटर यहाँ पर तैयार किया गया है बहुत ही कंसाइज रूप में। मात्र 130 पेजों की PDF में सारा GK निचोड़ आपके सामने रख दिया गया है। सारी स्टैटिक GK, सारी हिस्ट्री, सारी पॉलिटिक्स, सारी ज्योग्राफी, सारा साइंस सब आपको मिलेगा मात्र 50 रुपीज़ में। और दोस्तों आपको परचेज कैसे करना है, एक नंबर मैं आपको नोट कर रहा हूँ 7078 142 770 है। 7078 142 717 ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। आप दोस्तों इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी वॉलेट चलाते हो उससे आप 50 रुपीज़ पे कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आपको ये ई-नोट्स प्रदान कर दिए जाएंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 1
सवाल आपका दोस्तों यहाँ से आना तय है, आपकी परीक्षा के अंदर लिख के ले लीजिएगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव बने हैं, भजनलाल शर्मा बने हैं, विष्णुदेव साय बने हैं कि रेवंत रेड्डी बने हैं? दोस्तों आपको बता दें जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं भजनलाल शर्मा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों ये मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। विष्णुदेव साय कहाँ के बने? छत्तीसगढ़ के। क्योंकि दोस्तों अभी अभी चुनाव हुए हैं दोस्तों विधानसभा के, इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। रेवंती रेड्डी कहाँ के बने हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। ये चारों नाम आपको नोट करने हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि विश्व क्रिकेट में हाल ही में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी। तो मुझे नहीं लगता इसका क्वेश्चन इस आंसर किसको ना पता हो। तो मोहम्मद शमी ने दोस्तों विश्व क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लिए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल रूप से निलंबित किया गया? ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। दोस्तों आपको याद होगा आईसीसी के द्वारा श्रीलंका की टीम को दोस्तों श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलंका आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय पर यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पर किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है? याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय पर किसके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें ये DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, इसको मैं ठीक कर इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय। अब दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण आपसे जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों क्या सवाल बनता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख आर्टिकल 124 में किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल 124 में लिखी हुई हैं। और आर्टिकल 129 में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये बात आर्टिकल 129 में लिखी हुई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक 288 पदक किस राज्य ने जीते? लगा लीजिएगा स्टार, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज ही लिख कह देता हूँ, परीक्षा में छपेगा सवाल। दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया है कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। कहाँ पर? गोवा में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ, तो आपको जवाब देना है गोवा में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें इसमें सबसे अधिक 288 पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका SSC का। 1917, 1916, 1918, 1919। दोस्तों आपको याद होगा मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम ये कब का है? वर्ष 1919 का है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D। अब दोस्तों 1919 में दो चीजें आपको और याद रखनी है। नंबर 1, रोलैक्ट एक्ट ये दोस्तों कब पारित हुआ था? ये 1919 को पारित हुआ था। इसको बोलते हैं ना अपील ना दलील का कानून। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड, इसको आप पूरा कर लेंगे। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 है। अब दोस्तों 1918 को क्या होता? खेड़ा आंदोलन ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। एक सवाल आपसे ऐसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को पहली बार अपना हथियार कब बनाया था? ये खेड़ा आंदोलन के दौरान बनाया था, जो कि गुजरात में हुआ था 1918 में। 1916 में दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 1916 में आपका क्या क्या हुआ था? होम रूल लीग मूवमेंट। और दोस्तों लखनऊ अधिवेशन, ये दोनों बातें कब हुई थी? 1916 में। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। इसको भी आप नोट कर लेंगे। चारों ऑप्शन का दोस्तों निचोड़ आपके सामने मैंने रख दिया है। अगला क्वेश्चन, अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सरदार भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। दोस्तों आपको बता दें जो हरिपुरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरिपुरा अधिवेशन ये दोस्तों कब हुआ था? 1938 में। कब हुआ था?
38 में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था। और 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। क्या मनाते हैं 23 जनवरी को? 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, इसको भी आप लिख लें, ये सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने किया था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और दोस्तों कब की थी? 1929 ईस्वी को हुआ था ये लाहौर अधिवेशन। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर। अगला क्वेश्चन, असेंबली बम कांड किस वर्ष हुआ था? लगा लीजिएगा स्टार, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको याद होगा सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त, इन दोनों ने दोस्तों 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को असेंबली पर बम फेंका था। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पूरी डेट अगर आपसे पूछे तो 8 अप्रैल 1929 ये दोस्तों असेंबली पर बम फेंका था। किसने? सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त ने। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी सरदार भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु जी को। और दोस्तों आपको याद होगा 1927 इसमें क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और 1928 साइमन कमीशन भारत आया था। 1930 इसको क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको भी आप कहीं पर लिख लें, अच्छा सवाल है। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब, जॉर्ज यूल। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे को ना पता हो। 100% मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। कांग्रेस के केवल 4 अधिवेशन आपको याद रखने, परीक्षा में अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। या आपसे ऐसा पूछ लेता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगर कांग्रेस की केवल पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट। ये 2 सवाल पूछे जाते हैं या फिर 4 अधिवेशन आपसे पूछ लिए जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? एओ ह्यूम माने जाते हैं। बच्चा जानता है। दोस्तों आपको बता दें 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, इसको कहते हैं बॉम्बे अधिवेशन। कौन सा? बॉम्बे अधिवेशन है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उसके बाद 1886 में कांग्रेस का दोस्तों दूसरा अधिवेशन होता है। ये दोस्तों होता है कोलकाता में। कौन सा? कोलकाता। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और दोस्तों 1887 कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, और ये कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब। अब दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ने 1888 में, कब? 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुरेश रैना, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह। दोस्तों आपको याद होगा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये दोस्तों युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। अब दोस्तों आपको ऑप्शंस के बारे में बता देता हूं, जैसे कि बिलीव ये किसकी है? ये सुरेश रैना की है। सचिन तेंदुलकर की कौन सी? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? ये है सचिन तेंदुलकर की। और द रेस ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? ये मिल्खा सिंह की है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अगला सवाल, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया? लगा लीजिएगा स्टार, परीक्षा में ना जाने कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें जो नागरिकता का उल्लेख है कौन से भाग में किया गया? भाग नंबर 2 में किया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नागरिकता का दोस्तों उल्लेख, नागरिकता जो सिटीजनशिप है वो दोस्तों कहाँ के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसको भी आप लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। भाग 3 ये क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 3, 12 से 35, यानी कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और एक सवाल बहुत बार पूछा गया है, संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51।
इसके बीच में है। अगर आप एसएससी की परीक्षा देने जा रहे हो तो आर्टिकल 36 से 51 जितना हो सकता है उतना पढ़कर जाएं। 100% आपको यहां से सवाल देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देने जाए 42वें संविधान संशोधन से सवाल बनता ही बनता है। 1956, 1976, 1978, 1992। दोस्तों आपको बता दें जो 42वां संविधान संशोधन है वो दोस्तों वर्ष 1976 का है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको पता होगा कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और 10 मौलिक कर्तव्य। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्य इसको दोस्तों हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन कब हुआ था? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हुआ था। और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को आप लिख के रखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कई बार समिति भी आपसे पूछ ली गई है। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवाल अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से नोट किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, साइटोलॉजी, एपिग्राफी। दोस्तों आपको याद होगा जो अभिलेखों का अध्ययन होता है वो कहलाता है एपिग्राफी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऑर्निथोलॉजी इसमें दोस्तों करते हैं पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन किसमें करते हैं? इसमें करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी में इसमें दोस्तों कैंसर का अध्ययन करते हैं। किसका? कैंसर का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका का अध्ययन करते हैं। जितने सवाल बन सकते हैं सारे सवाल नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? जल्दी से बताएं। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, दादरा नगर हवेली। दोस्तों आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व था वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? अधिकतम अगर आपसे पूछे तो बिहार का था। अधिकतम कहाँ का था? बिहार का था। लेकिन अगर ऐसे सवाल पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम माफ कीजिएगा अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस यूटी का था, किस यूनियन टेरिटरी का था, तो आप जवाब देंगे दिल्ली का था। याद रखिएगा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में दोस्तों कंफ्यूज करने वाला सवाल है। अब दोस्तों नागालैंड आपको याद होगा 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों आपको बता दें ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? ये दोस्तों नागालैंड था। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। आज का हमारा अगला और अंतिम सवाल है 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा जो 16 महाजनपद है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है अंगुत्तर निकाय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये दोस्तों 20 क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा केवल 20 क्वेश्चन नहीं है बल्कि 100 से 150 सवाल मैंने आपको इन 20 क्वेश्चन से बताए हैं। सारे सवाल आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आपको 100% परीक्षा में यहाँ से बहुत फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों आपको बता दें जो नंबर मैंने आपको दिया था वो नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से। 70 78 142 717 ये नंबर आप नोट करके रखिएगा। अगर दोस्तों आप ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और 2024 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इन नोट्स को अपनी टेबल पर जरूर से जरूर रखिएगा। 100% आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।